छात्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। मंगलूरु विश्वविद्यालय के CBCS पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रथम सेमेस्टर BA छात्रों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में एक कहानी रखी गई है। इसका नाम है दो बैलों की कथा और इसके कहानीकार हैं प्रेमचंद। मैं आज यह कहानी पढ़ाना चाहती हूँ। कहानी दो बैलों की कथा प्रेमचंद की। कहानी सीखने के उद्देश्य। पहला उद्देश्य है कहानीकार का परिचय जान लेना। कहानी में निहित नैतिक मूल्यों को जान लेना। कृषक समाज और जानवरों के भावात्मक संबंध के बारे में अवगत कराना। चौथा उद्देश्य है आज़ादी प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने की ज़रूरत को समझना। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है, मानव हो या जानवर, किसी के लिए भी संघर्ष करने की ज़रूरत पड़ती है, इसे समझाना इस कहानी का उद्देश्य है। कहानी सीखने के परिणाम। कहानीकार के बारे में जान सकेंगे। कहानी सीखने से पहले या कहानी के बारे में जानने से पहले कहानीकार को पढ़ना या जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ हम कहानीकार के बारे में जान लेंगे। दूसरा परिणाम है कहानी में निहित नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में अपनाएंगे। एक कहानी में बहुत सारे नैतिक मूल्य होते हैं, जीवन मूल्य होते हैं। उन्हें पढ़कर हम उसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयत्न करेंगे। तो यह दूसरा परिणाम है। कृषक और जानवरों के भावात्मक संबंध के बारे में जान सकेंगे। कृषक और उसके जो जानवर हैं, विशेषकर उसके जो बैल हैं, हम जानते हैं कि बैल कृषक के हाथ पैर होते हैं, तो उनके बीच में उनका जो भावात्मक संबंध है उसे हम इस कहानी में जान सकेंगे। चौथा परिणाम है स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने की ज़रूरत को हम जान पाएंगे। यहाँ पर जो दो बैल हैं वे स्वतंत्र या आज़ादी के लिए बहुत ही संघर्ष करते हैं, तो यह हम इस कहानी में अच्छी तरह से जान सकेंगे। पांचवा परिणाम मालिक के प्रति जानवरों का लगाव और निष्ठा समझ सकेंगे। यहाँ पर दो जानवर हैं, मोती और हीरा, झूरी काची के दो बैल। उनको जो लगाव है अपने मालिक के प्रति और वे जिस निष्ठा से काम करते हैं, यह हम इस कहानी के द्वारा समझ सकेंगे। अब कहानीकार प्रेमचंद का परिचय। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ। जन्म स्थान उनका उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट लमही गांव। प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव। उन्होंने हंस जागरण और जमाना पत्रिका का संपादन किया है। अनेक कहानियां लिखी हैं। 272 कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। उपन्यास भी लिखे हैं। प्रेमचंद जी को कहानी और उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उनके उपन्यास हैं सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि और गोदान। इसके अलावा और थोड़ा परिचय मैं देना चाहती हूँ। मुंशी प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य में युग सृष्टा कथाकार हैं। इसका मतलब है कि उनके नाम से ही एक युग है, उसे हम प्रेमचंद युग कहते हैं। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद युग नामक युग, तो वे युग सृष्टा कथाकार हैं। हिंदी उपन्यास और कहानी साहित्य को तिलिस्मी और जासूसी कथा कहानी के तिलिस्म से बाहर निकालकर उसे जीवन के यथार्थ से जोड़ने वाले हिंदी के प्रथम कथाकार हैं। इससे पहले यानी प्रेमचंद जी से पहले
तिलिस्मी और जासूसी कहानियाँ लिखी जाती थी, लेकिन प्रेमचंद ने इस तरह कहानियों को जीवन के यथार्थ से जोड़ दिया। उन्होंने भारतीय समाज को जिस रूप से देखा परखा, उसका यथावत चित्रण अपने कथा साहित्य में किया, और ऐसा करने में उन्हें पूर्ण सफलता मिलने के कारण ही समीक्षकों ने उन्हें कथा सम्राट की उपाधि से विभूषित किया। प्रेमचंद जी को कहानी और उपन्यास सम्राट के नाम से विभूषित किया गया है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उर्दू में हुई और उसी भाषा में उन्होंने नवाब राय नाम से अपने साहित्य लेखन की शुरुआत की। प्रेमचंद की कहानियां पढ़कर ऐसा लगता है कि उन कहानियों में लिखी गई कथाएं हमारे आसपास की है, यानी आसपास के लोगों में जो भी घटित होता है उसी को वे लिखते थे। मुंशी प्रेमचंद हिंदी के महानतम साहित्यकारों में से हैं। उन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक, वैचारिक लेख, बाल साहित्य का सृजन किया। प्रेमचंद की रचनाओं को आधार में रखते हुए अनेक फिल्मों एवं धारावाहिकों का भी निर्माण हुआ है। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। वे साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का एक स्ट्रॉन्ग सशक्त माध्यम मानते थे। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि इनकी समग्र रचनाओं का मूल विषय है। मुंशी प्रेमचंद का भावचित्र देखिए। नए शब्दों के अर्थ इस कहानी में आए हुए नए शब्दों के अर्थ में बताना चाहती हूँ। पहला शब्द है निरापद। निरापद का अर्थ है सुरक्षित, सेफ। पराकाष्ठा, पराकाष्ठा यानी चरम सीमा। विषाद, विषाद का अर्थ है दुख। कुसमय, कु बुरा समय, कुसमय यानी बुरा समय। विग्रह का अर्थ है झगड़ा। नांद यानी खोर। खोर का मतलब है यह जानवरों को जो खाना देते हैं या खाना डालते हैं उस जगह को खोर या नांद कहते हैं। चाकरी, चाकरी यानी नौकरी। जालिम, जालिम का अर्थ है क्रूर। पगहे, इसका अर्थ है रस्सी। बेतहाशा यानी जोरों से। आक्षेप का अर्थ है आरोप। डांगता का अर्थ है आवाज निकालता। कहानी का सार मैं बताना चाहती हूँ। इससे पहले यहाँ पर मैंने कई बिंदुओं के माध्यम से कई विषय यहाँ पर बताए हैं, उन्हें पढ़ती हूँ। जूरी काची अपने दोनों बैल हीरा और मोती से बहुत प्यार करता है। जूरी काची के पास दो बैल हैं, उनसे वह बहुत ही प्यार करता है। हीरा और मोती के बीच भी घनिष्ठ संबंध है, दोनों बैलों के बीच। जूरी काची का बैलों को खेत में काम करने के लिए अपने ससुराल भेजना, बैलों का जूरी काची के पास वापस आना, जूरी काची के साले गया द्वारा बैलों को अपने घर ले जाना, मोती का काम करते समय विद्रोह करना, विरोध करना, हीरा और मोती को डंडे से मारना, रस्सी से बांधना गया के घर में, बालिका द्वारा गया के घर में हीरा मोती को रोटी खिलाना। अगला, बालिका द्वारा बैलों की रस्सियां खोलना और बैलों का भागना, पकड़कर कांजी हाउस में बंद कर देना। अब मैं इसे संक्षिप्त में बताना चाहती हूँ कहानी का सारांश। लेखक के अनुसार गधा एक सीधा और निरापद जानवर है। जानवरों में गधे को सबसे बुद्धिहीन माना जाता है क्योंकि वह सबसे सीधा तथा सहनशील है।
वह सुख दुख, हानि लाभ किसी भी दशा में एक समान रहता है और कभी नहीं बदलता। उसमें ऋषि मुनियों के गुण होते हैं, फिर भी आदमी उसे बेवकूफ कहता है। हम जानते हैं गधा बहुत ही सीधा साधा है, बहुत ही सहनशील है, लेकिन फिर भी आदमी उसे बेवकूफ कहता है। बैल गधे के छोटे भाई हैं, जो कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करते हैं। उसका स्थान गधे से नीचे है। यहाँ पर यह जो पैराग्राफ या परिच्छेद जो मैंने पढ़ा, यह एक कहानी के प्रस्तावना के तौर पर है। यह दो बैलों की कथा है, और दो बैलों की कथा पर जाने से पहले यहाँ पर यह बैल के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। झूरी काची नामक किसान के पास हीरा और मोती नाम के दो स्वस्थ और सुंदर बैल रहते हैं। वह अपने बैलों से बहुत ही प्रेम करता है। बैल हीरा और मोती बहुत दिनों से साथ रहते रहते उनमें बहुत ही भाईचारा हो गया है, घनिष्ठ संबंध बन गया है। दोनों आमने सामने या आस पास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। हीरा और मोती दोनों आपस में आगे आमने सामने बैठकर विचार विनिमय करते थे, बोलते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाते थे, हम उसे नहीं जानते हैं, हम नहीं कह सकते उसके बारे में। अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे दोनों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघ कर अपना प्रेम आपस में प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से सींग मिलाते थे। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। यानी कहने का मतलब है कि एक बैल दूसरे को कष्ट मिले यह नहीं चाहता था, वे चाहते थे कि हमें ही कष्ट मिले। हीरा चाहता है कि मुझे कष्ट मिले मोती से ज्यादा, और मोती चाहता है कि मुझे मिले। तो इस तरह वे दोनों बहुत ही दोस्त की तरह थे, दोनों में आत्मीय संबंध था। दिन भर काम करने के बाद संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट कर अपनी थकान को दूर करते थे, उनकी थकावट को वे एक दूसरे को चाट कर दूर करते थे। नांद में जब उनको खाना दिया जाता था, भूसा पड़ जाता, तब दोनों साथ उठते और साथ ही नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक दिन झूरी काची दोनों बैलों को अपने ससुराल के खेतों में काम करने के लिए भेज देता है। उसके साले गया के साथ ससुराल भेज देता है। वहाँ उन दोनों से खूब काम करवाया जाता है, लेकिन खाने को रूखा सूखा ही दिया जाता है। बहुत काम लेते हैं उनसे, लेकिन खाने के लिए कुछ अच्छा नहीं देते हैं। इससे वे दोनों बैल बहुत ही दुखी हो जाते हैं। जब रात हो जाती है तब दोनों रस्सी तुड़ाकर अपने मालिक झूरी के पास भाग आते हैं। उन्हें मालूम है कि झूरी काची उनसे बहुत ही प्यार करता है, उनका मालिक, इसलिए वे रात के समय रस्सी तोड़कर भागकर अपने मालिक के पास आते हैं। झूरी उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और अब उन्हें खाने पीने की कमी नहीं होती है। जूरी के घर में उन्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। दोनों बहुत ही खुशी से रहते हैं, मगर जूरी की पत्नी को उनका भाग कर घर आना पसंद नहीं। उसने उन्हें खरी खोटी सुनाई, यानी बहुत भला बुरा कहा, और मजूर द्वारा बैलों को खाली सूखा भूसा ही खिलाया, उन्हें अच्छा खाना नहीं दिया। मजूर से कहा कि उनको सिर्फ सूखा भूसा ही डालो। दूसरे दिन झूरी का साला गया, उन्हें अपने घर ले गया।
दूसरे दिन वह आकर फिर से अपने घर ले जाता है। फिर उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है वहाँ गया के घर में, लेकिन उसके बावजूद भी उनको खाने में सूखा भूसा ही मिलता है। बहुत ही मेहनत करने के बावजूद भी दोनों बैलों को गया के घर में रूखा सूखा भूसा ही खाने को मिलता है। इससे क्रोधित होकर कई बार काम करते समय मोती ने गाड़ी खाई में गिरानी चाहिए। खाई का मतलब है गड्ढा। उन्होंने उस गाड़ी को खाई में गिराना चाहा, तो हीरा ने उसे समझाया। मोती बड़ा गुस्सैल स्वभाव का है, मोती को जल्दी ही गुस्सा आता है, और हीरा धीरज से काम लेने वाला। जब मोती को गुस्सा आता है तब हीरा उसे समझाता है। हीरा की नाक पर जब खूब डंडे बरसाए गए तो मोती गुस्से से हल लेकर भागा, पर गले में बड़ी रस्सियां होने के कारण वह पकड़ा गया। कभी कभी उन्हें खूब मारा पीटा भी जाता है, बहुत मारते हैं उन्हें बैलों को। इस तरह दोनों की हालत बहुत खराब रहती है। उस घर में एक छोटी सी बालिका रहती है। गया के घर में उन बैलों को बहुत ही कष्ट मिलता है, लेकिन वहां पर एक बालिका थी, एक छोटी सी लड़की। वह बैलों से बहुत ही प्यार करती है। उस लड़की की माँ मर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए उन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो जाती है। वह रोज दोनों को चोरी छिपे दो रोटियां डाल जाती है। दोनों बैलों को चोरी छिपे, यानी घर के लोगों को पता लगाए बिना वह आकर उन्हें रोटी खिलाती है बैलों को। फिर भी खाने की कमी के कारण दोनों की दशा बहुत ही खराब हो जाती है। बैलों की इस हालत को देख तरस खाकर एक दिन वह बालिका उनकी रस्सियां खोल देती है। तो वह बैलों का दुख, उनका कष्ट देख नहीं पाती वह लड़की, और उन बैलों की रस्सियां खोल देती है। तभी ये दोनों बैल वहां से भाग जाते हैं। जूरी का साला गया और दूसरे लोग उन्हें पकड़ने दौड़ पड़ते हैं। तो वह गया और दूसरे लोग भी गांव के उसे पकड़ने के लिए आते हैं, पर पकड़ नहीं सके। भागते भागते दोनों एक नई जगह पर पहुंच जाते हैं। दोनों बैल हीरा और मोती एक नई जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां से जूरी के घर जाने का रास्ता वे भूल जाते हैं। असल में वे मालिक के घर वापस आना चाहते हैं, लेकिन भागते समय वे रास्ता भूल जाते हैं। फिर भी वे स्वतंत्र थे और बहुत ही खुश थे। दोनों मिलकर खेतों में खूब मटर खाते हैं। तो गया और वे उनके साथी वहां तक उन तक नहीं पहुंच सके, इसलिए वहां पर वे एक मटर का खेत देखकर उसमें घुसते हैं और खूब मटर खाते हैं और आज़ादी का अनुभव करने लगते हैं। तो यहाँ पर मैं आज कहानी यही समाप्त करना चाहती हूँ, और अगले क्लास में हम इसे आगे बढ़ाएंगे। इसके संदर्भ ग्रंथ है इस कहानी का कहानी गुलशन, और उसके संपादक हैं डॉक्टर CM योहान्नान। बहुविकल्पी प्रश्न, यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। पहला प्रश्न है, दो बैलों की कथा का लेखक कौन है? यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं: जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, मन्नू भंडारी, निराला। और सही उत्तर है, आप सभी जानते हैं, प्रेमचंद इस कहानी के लेखक हैं। दूसरा प्रश्न है, जानवरों में सबसे बुद्धिहीन जानवर किसे समझा जाता है? यहाँ पर भी 4 उत्तर हैं: बैल, गधा, गाय और भैंस। बुद्धिहीन जानवर कौन है? गधा है। तीसरा प्रश्न है, जूरी काची ने बैलों को किसके घर भेज दिया? ससुराल, भाई, दादा या चाचा? सही उत्तर है ससुराल। अगला चौथा प्रश्न, किसने गाड़ी खाई में गिरानी चाहिए? हीरा, मोती, दड़ियल या गया? सही उत्तर है B, मोती। मोती। अगला चौथा प्रश्न, किसने गाड़ी खाई में गिरानी चाहिए? हीरा, मोती, दड़ियल या गया? सही उत्तर है B, मोती। मोती। अगला चौथा प्रश्न, किसने गाड़ी खाई में गिरानी चाहिए? हीरा, मोती, दड़ियल या गया? सही उत्तर है B, मोती। मोती। अगला चौथा प्रश्न, किसने गाड़ी खाई में गिरानी चाहिए? हीरा, मोती, दड़ियल या गया? सही उत्तर है B, मोती।
झूरी काची के साले का नाम क्या है? 4 विकल्प है, मंगल, गया, गणेश और राम। इसमें सही उत्तर है गया। तो यहाँ पर आज का पाठ समाप्त कर देते हैं। अगले क्लास में हम मिलेंगे फिर से। तब तक के लिए नमस्कार।